हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ काइनेटिक की थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर 1 में। हाँ, हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को ख़त्म कर लिया जैसा कि आपको पता है। और अब हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर को आप पढ़ते हो क्लास 11 की केमिस्ट्री में भी, है ना। अपनी केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में आप चीज़ों को थोड़ा डीप में लेके जाते हो। और इसके बाद अपना जो चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स होगा, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा। यहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे कि आपने पढ़ा था कि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, उसके कुछ एजम्पशंस आपको बताए गए थे। फिर आपको आइडियल गैस के बारे में बताया गया। फिर आपने आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी, है ना। इसके पहले आप चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ, ये सब ढेर सारे लॉज को पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जो आप लॉज पढ़ रहे हो, ये लॉज हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। पर हम अपनी जो स्टडी है ना, ये अपना जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसको हम लोग आइडियल गैस तक ही सीमित रखेंगे। केमिस्ट्री में आप लोग रियल गैस की भी बात करते हो, हम लोग केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। हमारी फिजिक्स वैसा ही टफ है, उसको और टफ नहीं करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस तक ही सीमित रखना है खुद को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक थ्योरी है गैसेस की। अब इसमें हम पहले आपको बताएं क्या है। तो जो गैसेस होती हैं वो अपने पास दो टाइप की होती हैं। एक अपने पास होती है आइडियल गैस और एक होती है रियल गैस। तो आइडियल गैसेस और रियल गैस में क्या अंतर है? भाई देखो, आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि आपने थर्मल प्रॉपर्टी उसमें पढ़ा था ना, क्या कॉन्सेप्ट है यार, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आप बात कर रहे थे आइडियल फ्लूइड के बारे में, कि जो नॉन विस्कस हो, नॉन कंप्रेसिबल हो, तो वैसा फ्लूइड तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो वैसे ही आइडियल गैस एग्जिस्ट करती नहीं है। आइडियल गैस, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अपनी जो भी आइडियल गैस है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। और रियल गैस सर, भाई जितनी भी गैसेस आप पढ़ते हो वो सारी की सारी क्या है? रियल। ऑल गैसेस आर रियल। अब कुछ एजम्पशंस बनाए गए, साइंटिस्टों ने बनाया। उन्होंने बोला कि अगर कोई गैस इन सारे एजम्पशंस को फॉलो करती है, उन्हें हम क्या बोल देंगे? वो आइडियल गैस है। और उस एजम्पशंस को क्या बोला गया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर है बात? अब ये एजम्पशंस क्या है ना। इन एजम्पशन को देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखो, या हम इसे बोल देते हैं आइडियल गैस एजम्पशंस। कुछ भी बोल दो, दोनों ही सेम होता है। अगर आपके स्कूल में लिखने के लिए आता है कि भाई राइट डाउन दी, क्या बोलते हैं इसको, राइट डाउन, इसको क्या बोलते हैं, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो आप ये लिख सकते हो, या राइट डाउन आइडियल गैस एजम्पशंस। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। आइडियल गैस एजम्पशंस है क्या? देखो, जो पहला एजम्पशन है वो क्या है? पहला एजम्पशन की अगर हम बात करें तो है ये कि अगर आप किसी एक कंटेनर में, भाई कंटेनर पहली बात तो बंद हो, इस कंटेनर में अगर आप गैस के मॉलिक्यूल को डालते हो तो क्या होता है? तो गैस इस पूरे कंटेनर में फैल जाती है। ये आपने सीखा होगा। सॉरी, हम बात कर रहे थे कि अगर अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस डाल दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे तीन चीजें पॉसिबल होती हैं। पहली चीज जो एजम्पशन माना गया, पहला एजम्पशन यहाँ पे है कि अगर आप गैस भरोगे तो जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी इस कंटेनर में फैल जाएंगी। मतलब ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहां पे गैस नहीं जाएगी, ठीक है। आप पहला लिखोगे गैसेस, गैस ऑक्युपाइज होल या कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ना। गैस ऑक्युपाइज कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये आपका पहला एजम्पशन है, ठीक। ये एजम्पशन है कि अगर आपने गैस इसमें डाली तो गैस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगी। दूसरा एजम्पशन क्या है? दूसरा एजम्पशन ये है कि भाई गैस जो होती है ना वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेगी। ऐसा नहीं कि नीचे ज्यादा या कहीं किसी कोने में गैस का अमाउंट बहुत ज्यादा है और किसी कोने में गैस का अमाउंट बहुत कम है, नहीं। जो गैस है आपकी वो यूनिफॉर्मली कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगला लिखिएगा गैस इज यूनिफॉर्मली, गैस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
ब्यूटेड इन द कंटेनर, इन द कंटेनर। ठीक। तीसरी बात ये बताइए कि अगर हम, जैसे इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को सिर्फ देखें और उनका वॉल्यूम हम लोग निकालें, तो जो आता है तीसरा एजम्पशन क्या है? तीसरा एजम्पशन ये है कि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं गैस का एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? तो भाई आपके कंटेनर में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे सबको इकट्ठा करोगे और उनका वॉल्यूम देखोगे, मतलब सबको इकट्ठा करोगे क्लोजली पैक में। तो कहा यह जाता है, बोला ये गया कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस is very less, is very less as compared to, as compared to volume of container, as compared to volume of container। ये बोला गया। ये बात सही भी है कि अगर हम गैसेस को इकट्ठा कर ले एक जगह पे, तो उनका वॉल्यूम इस कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। अब इसे निकालेंगे कैसे? तो भाई निकालने का तरीका ये है कि हम इसमें जितनी भी गैसेस भरी हुई है उनको किसी एक गुब्बारे में ले लें या एक कोई कंप्रेसिबल चीज में ले लें। अब धीरे धीरे गुब्बारे को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। एक टाइम पे गुब्बारा कंप्रेस नहीं होगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम हो जाता है। तो ऐसे निकालने का एक थ्योरेटिकल तरीका है, बाकी प्रैक्टिकल तरीके तो ढेर सारे होते हैं। तो हमारे पास आपको एक थ्योरेटिकल तरीका जो दिमाग में आया मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट करें, फिर हम आगे वाले एजम्पशंस की बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे एक बार नोट कर लें। चलिए अब हम अगले एजम्पशन की बात करते हैं। अगला एजम्पशन जो कि आपका 4th नंबर का है वो क्या है? अब आपने पढ़ा है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, या कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, गैस में उससे कम, सबसे कम होता है। पर हम लोग ये मानते हैं कि जो आइडियल गैस है ना उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 0 है। देयर इज, या ऐसा लिखो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between molecules of gas, between molecules of gas, या ideal gas लिखो, between molecules of ideal gas, ideal gas is 0। हम लोग इसे 0 मान के चलते हैं कि या तो नेग्लिजिबल हो या तो 0, हम लोग 0 मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 0 होता है। ठीक। 5वां, भाई ये जो मॉलिक्यूल है ना वो रुके नहीं होते हैं, ये चलते रहते हैं। अब अगर चलेंगे, आप खुद सोचो, एक कंटेनर में, एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और सबको दौड़ा दिया जाए और किसी की कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो, तो सब लोग भिड़ोगे ही। भाई आप सोचो ना, आप अपने क्लासरूम में हो और सबके पीछे रॉकेट बांध दिया जाए। अब रॉकेट की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है कि भाई आप कंट्रोल कर रहे हो, बस सबको छोड़ दिया जाए। अब सब लोग कोलाइड करोगे, कोई जाके दीवार से लड़ोगे, कोई जाके किसी से लड़ोगे। समझ में आ रही बात है ना? कुछ अच्छा कोलिजन होगा, कुछ बुरा कोलिजन होगा। तो जो 5वां नंबर का अगर हम बात करें आपसे, 5th वाले पे आपका आता है कि कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जो कोलिजन हो रहा होगा, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हम लोग बोलते हैं कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो हो रहा है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इज perfectly elastic collision, is a perfectly elastic collision। ठीक, यानी आप इसमें जो अब आपने कोलिजन में पढ़ा होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। भैया यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है। अगर रियल लाइफ में बात करें, कहीं पे अगर कोलिजन होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, पर यहाँ पे हम लोग एनर्जी के लॉस को एकदम से 0 मान के चलेंगे। ठीक, अगला जो अपने पास पॉइंट आ रहा है सॉरी, है ना, अगला अपने पास जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो ये कोलिजन हो रहा है ना,
ये बहुत नेग्लिजिबल टाइम नहीं होगा। जैसे कि मैं आपसे, अगर हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे या मतलब मानेंगे भी कि अगर दो कोलिजन हो रहे ना, तो दो कोलिजन के बीच में जो ये टाइम है वो नेग्लिजिबल है। जैसे कि दो कोलिजन के बीच का टाइम नहीं, जैसे कि गया दीवार से टक्कर खा रुकता है जो वहाँ पे, सॉरी, तो अगला मैं ये कह रहा था कि जो कोलिजन के बीच का टाइम है, जैसे एक बॉडी गई टक्कर खाई, टकराने में ये जो टाइम है चिपकने उपकने का, ये नेग्लिजिबल हम लोग मानते हैं। कि हम लोग मानते हैं बस जाके टच करके वापस आ रहा है। जैसे हम वहाँ भी मान रहे थे कि जब बॉल को आप हिट करते हो, फेंकते हो, तो क्या होता है, जब बॉल को आप फेंकते हो तो दीवार से टकराती है और तुरंत वापस आती है। तो दीवार से टकराने वाला जो टाइम है हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, आने और जाने वाला ही टाइम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल, टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल। ये चीजें आपको याद करनी है ना, हमें आपको याद होंगी, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो अगला जो अपने पास है कि जैसे भाई अगर आपने मॉलिक्यूल को रख दिया है एक कंटेनर में, तो ये एक मॉलिक्यूल जाके दूसरे से टक्कर खाएगा, दूसरा वाला यहाँ पे जाके टक्कर खाएगा तीसरे से, और फिर ऐसे टक्कर खाता रहेगा। अब ध्यान सुनना कि आपका मॉलिक्यूल यहां से लेकर यहां तक किसी से नहीं टकराया है, ध्यान समझना, आपका मॉलिक्यूल यहां से लेकर यहां तक किसी से नहीं टकराया है, और इसके बाद भी यहां से लेकर यहां तक कोई भी टक्कर नहीं हुई है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। क्या लिखेंगे, लिखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई molecules between collision। अरे यार तो देखो ना, यहाँ पे एक टक्कर हुई, इसके जस्ट बाद टक्कर थोड़ी ना होगा। जैसे तुम को मैंने एग्जांपल दिया, तुम्हारे पीठ पे मैंने रॉकेट बांध दो, तो एक टक्कर तुम्हारा यहाँ हुआ, दूसरा टक्कर वहां पे नहीं हुआ। तो यहाँ से वहां तक की जो डिस्टेंस है, दो कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को, ऐसा समझ लो कि दो कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं, है ना। Distance traveled by molecule between collisions is called mean free path. Between collision is called mean free path. Is called mean free path. Mean free path. ठीक, ये चीजें होंगी जो आपको कोलिजन से रिलेटेड आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ और चीजें हैं, जैसे कुछ और आप एजम्पशन मानते हैं, हम उन एजम्पशंस को भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। जैसे कि आपका पांचवा एजम्पशन ये होता है कि हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी की इफेक्ट को निगलेक्ट करते हैं। फिर से सुनिएगा, हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी की इफेक्ट को निगलेक्ट करते हैं। आपका 8th पॉइंट यहाँ पे आता है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, हम लोग ग्रेविटी की इफेक्ट को भाई नेग्लेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रेविटी लग रही होती तो मॉलिक्यूल्स आपके जो गैस के हैं वो हमेशा आपको जमीन पे देखने को मिलते हैं, देखने को तो मिलते नहीं है ना। तो वही है कि जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है उसे हम लोग नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो ऊपर भी रहते हैं ना यार। अगर आप लोग खुद सोचो कि किसी भी चीज को आप ऊपर छोड़ दो तो वो तो नीचे ही आएगी, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। पर गैस के मॉलिक्यूल को अगर यहाँ पे छोड़ो तो वो नीचे नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात, क्लियर। 9th वाला जो है कि हम लोग यहाँ पे जो आपके गैसेस हैं, ऑल ऑलवेज, सारे मॉलिक्यूल्स न्यूटन्स लॉ, हम यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई भी करने वाले हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये आपके क्या होता है, एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो जो आपने पढ़ा था ऑल ऑलवेज न्यूटन्स लॉ, ये 10th वाला बच्चों को बहुत परेशान करता है ना, आपको भी परेशान करता होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एक रियल गैस आइडियल गैस के समान कब बिहेव करती है, बताइए। रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस कब करती है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कर दो तो
इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके आइडियल गैस के समान बिहेव करते हैं। तो आपके ये क्या है, एजम्पशंस हैं। किसके एजम्पशंस हैं? ये आपके एजम्पशंस हैं आइडियल गैस के, या आप इसे ही बोलते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम लोग कुछ चीजें मिक्स की हैं। एक्चुअल में आप केमिस्ट्री में सिर्फ 7 पढ़ते हो, इसमें हमने धीरे धीरे चीजों को मिक्स कर दिया। ठीक, आप इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट हो गया? चलिए। अच्छा, इसमें आप ना कुछ चीज़ों को पहले तो मैंने बताया नहीं, मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि आपने केमिस्ट्री में इसे बढ़िया से पढ़ के रखा हो, क्योंकि सेम चीज़ है यार, रिपीट टेलीकास्ट करने का या कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आप शुरुआत में बात करते हो, जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर शुरुआत में केमिस्ट्री में तो ये है कि उसमें ये एजम्पशन माना गया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल होते हैं। हाँ भाई, मुझे भी पता है, उसमें आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। मैंने आप अब यहाँ पे कंपेरिजन मत करना यार, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो आप केमिस्ट्री पढ़े हो। मैंने बोला सेम चीज़ें हैं, पर मैं आपको वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊंगा जिसकी हमें फिजिक्स में इंपॉर्टेंस है। अब उसमें मैं आपको बताऊं कि सारे स्फीयर्स सेम होते हैं, सारे एक गैस के सारे स्फीयर्स सेम होते हैं। फिर आपने अगर अलग गैस ले ली तो अलग गैस की स्फीयर्स अलग अलग होंगे। भाई ये सब चीज़ें आप पढ़ के रखो, ठीक। अब यहाँ पे अब हम लोग आगे बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऑर्डर का, है ना। छोटी छोटी बातें हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर आपको लिखना है। तो आपने क्या पढ़ के रखा है? आपने पढ़ के रखा है कि सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद आपका होता है गैसेज में। अब यहाँ पे हम लोग गैस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रियल गैस में, और उससे भी कम होता है आइडियल गैस में, सबसे कम, या हम लोग इसे जीरो बोल देते हैं। आइडियल गैस में आपका इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। आपने देखो, आप क्या बोल रहे हो कि अगर आपके पास एक कोई कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में आपके पास क्या भर के रखा गया है? इस कंटेनर में आपके पास आइडियल गैसेस है। क्या है? आइडियल गैस है। और एक दूसरा कंटेनर है सेम वॉल्यूम का, उसमें आपके पास रियल गैस है। कौन सी गैस है भाई? आपके पास उसमें रियल गैस है, ठीक। हमने बोल दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो है, तो रियल गैस में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा? तो जवाब है नहीं है, पर बहुत कम है। अच्छा, आपने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? एक रीजन है। आपने पढ़ा था F बराबर माइनस में du बाई dr। अब आप खुद सोचो कि आपका F जीरो है, अगर F जीरो है इसका मतलब क्या है? आपका U तो जीरो ही हो गया, यानी यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसका जीरो है। सर कांस्टेंट भी हो सकता है, यहां पे जीरो है, कांस्टेंट की बात अलग है। अब क्या बोलोगे कि भाई अगर आपके पास आइडियल गैस है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। सर इसका नहीं, इसका जीरो नहीं होगा, इसका नेगेटिव होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा, आइडियल गैस का। और ये फायदा हो गया, यानी मतलब अगर मैं आपसे एक हेडिंग यहाँ पे डाल देना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस, है ना, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देना, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ा था, वो क्या था सर? वो ये था कि आपने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? जल्दी बताना तो। टोटल एनर्जी जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम बात करें फॉर आइडियल गैस, क्योंकि हम अपने पूरे सिलेबस में आइडियल गैस की बात करेंगे, फॉर आइडियल गैस आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और एक एजम्पशन और माना गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि जो गैस है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। और वो चीज ऑब्वियस सी बात है, पाई भी गई। भाई जहां पे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन नहीं करते हैं। अरे इसी बेसिस पे तो अपना सॉलिड, लिक्विड और गैस का ट्रांजिशन स्टेट, या आप समझ लो कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम किसी सॉलिड को हम हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिस वजह से वो लिक्विड में चला जाता है। अगर हम किसी लिक्विड को एनर्जी देते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो गैस में चले जाता है। और गैस में भी भाई मॉलिक्यूल को जब आप हीट करते हो तो उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो
कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि भाई हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी जा कहाँ रही है और किस फॉर्म में जा रही है। तो आपको समझाया गया, आपको ये भी बताया गया जो आप एनर्जी दे रहे हो वो बॉन्ड को तोड़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। आप कुछ सोचो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं समझ आएगी तो आपको ये चीज नहीं समझ आएगी कहीं पे। अब आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे अगर आपसे गैस की टोटल एनर्जी पूछ रहा है, अपने सिलेबस में बात कर रहा हूँ, फिर से सुन लो। केमिस्ट्री में आपको परेशान कर सकते हैं, गैस लिख दे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, सर वो आइडियल है कि वो रियल है। भाई यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर गैस बोला तो वो आइडियल होगी, रियल नहीं होगी। वहां पे आप रियल गैस की भी बात करते हो, वंडर वॉल्स आप क्या बोलते हो, करेक्शन भी लगाते हो, तो यहाँ पे वो सब नहीं है। अपने लिए यहाँ पे पीवी बराबर एनआरटी सब कुछ है। तो टोटल एनर्जी की जब भी बात करनी होगी वो आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक, सॉरी भाई वीडियो अगेन अपने आप बंद हो जाता है यार, चेक करना पड़ता है बार बार। मुझे लगा कि नहीं बंद होगा, लेकिन बंद हो गया। आपको ये चीज पता चल चुकी थी कि अगर अपने पास एक कंटेनर में आइडियल गैस है तो जो आइडियल गैस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। आप उसे लिख लीजिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। पर रियल गैस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल गैस के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए वहां पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो नहीं बोलते हैं। आपको ये चीज पता चल गई थी कि टोटल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जो आपका टोटल एनर्जी है वो आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये चीज क्लियर है आपको? अब आपकी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के अगर बराबर है तो आपने ये पढ़ा कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। आप टोटल एनर्जी की जगह, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर टोटल एनर्जी पुट कर सकते हो मैथमेटिकल एनालिसिस से। आपको पता चलेगा टोटल एनर्जी भी आपकी क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। और काइनेटिक एनर्जी आपकी कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये आपकी पॉजिटिव होती है ऑलवेज। तो ये भी आपका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो समझ में आई बात? किसी भी गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है अपने सिलेबस में, और टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर रियल गैस की बात करें तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, नो डाउट। अब यहाँ पे हमने आपको कुछ चीजें और बतानी थी, है ना। हमने आपको ये तो बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी आपका टेम्परेचर का फंक्शन है। हमने आपको ये भी बता दिया कि जो आपका टोटल एनर्जी है वो भी टेम्परेचर का फंक्शन है। अब मुझे एक चीज आपको और बतानी है जो आपको डेटा में अपने रखना है और याद करके रखना है। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है आपको क्या ये पता है? आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है बताइएगा, -273 केल्विन। ठीक है ना। तो भाई -273 आपको क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है? नहीं, गलत है। आपका -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, या आप बोलते हो 0 केल्विन। यहाँ पे आपसे गलती हो जाती है, नो डाउट दोनों इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाती है, तो हम इसे गलती नहीं बोल सकते, वैसे बोल सकते कंफ्यूजन बोल सकते कि भाई टेम्परेचर आपका -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी आपको यहाँ पे टेम्परेचर रखना हो वो आपको केल्विन में पुट करना होता है, तो इसीलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन होता है। और 0 केल्विन की अगर बात करें तो इस पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका टेम्परेचर का फंक्शन है। आपके दिमाग में आएगा सर काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल सॉरी टोटल एनर्जी भी तो 0 होगी। जी हाँ, आपका टोटल एनर्जी भी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, यानी आपके मॉलिक्यूल के पास कोई भी एनर्जी नहीं बची हुई है। अब जब मॉलिक्यूल के पास कोई एनर्जी नहीं बची हुई है तो वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, और जब वो फोर्स ही नहीं एक्सर्ट करेगा तो प्रेशर कहां से आएगा? इस टाइम पे आपके जो काइनेटिक एनर्जी अगर 0 तो प्रेशर भी 0 होता है, और प्रेशर के साथ साथ इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, इस टाइम पे 0 होता है। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं? ठीक, तो यानी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, टोटल एनर्जी 0 हो गया, प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है, वॉल्यूम भी 0 हो चुका है, मोशन तो कर नहीं रहा, मतलब ये सारी चीजें कब है,
एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 273 -273 डिग्री सेल्सियस, ना कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। एक आपके दिमाग में और गलत इंफॉर्मेशन रहती है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। भाई 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग नहीं बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, ये नहीं है, या पहले तो अपने दिमाग से निकाल देना, वरना काफी लोग बोलते हैं सर 0 डिग्री सेल्सियस में तो गैस एग्जिस्ट करती है। भाई -53 में भी करेगी, -55 डिग्री सेल्सियस में भी करती है। मैं 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब इतनी चीजें नोट करने के बाद, सीखने और समझने के बाद, अब हम लोग इतना तैयार हो चुके हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जान सकते। हालांकि आपने उसको केमिस्ट्री में पहले से पढ़ के रखा हुआ है, पर हम फिर भी यहाँ पे उसको पढ़ेंगे और अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा उल्टा होगा जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो केमिस्ट्री में आपने पहले ढेर सारे लॉज पढ़े थे, फिर जाके आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी। हम यहाँ पे उल्टी तरीके से चल रहे हैं, हम पहले पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और फिर हम बात करेंगे किसकी, जो आपकी गैस लॉज है, ठीक। अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो वो क्या होता है, वो आपका होता है पीवी बराबर एनआरटी, जहां पर पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, किसका है, गैस का है। अब ध्यान से देखना, यहां पे कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, पी प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या आप गैस भी बोल सकते हो, पर आप ध्यान रखना कि एक्चुअल वॉल्यूम नहीं लिख रहे हो, आप कंटेनर का ही वॉल्यूम लिख रहे हो। एन बराबर क्या है, आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आर क्या है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक। टी क्या है, आपका टेम्परेचर ऑफ गैस है, और आपको टेम्परेचर वाले के फंक्शन पे आपको केल्विन में रखना है, ठीक। किस में रखना है भाई, केल्विन में रखना है। एक मिनट में इसको इंक बना दूं, ठीक, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस हो गया, आर आपका गैस कांस्टेंट हो गया, टी आपका टेम्परेचर ऑफ गैस हो गया इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, जो आपका यहाँ पे आर है, इसके आपने ढेर सारी चीजें पढ़ी होगी, 0.0821 वाला पढ़ा होगा। हमको यहाँ पे जो आर की वैल्यू यूज करनी है वो आपका 8.314 वाला है। आपने मुझे नो डाउट आपने 0.0821 वाला पढ़ा होगा, है ना, पर हम लोग यहाँ पे 8.314 पढ़ेंगे, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर मोल इंटू केल्विन, जूल पर मोल इंटू केल्विन, क्योंकि पी इंटू वी का जो आता है वो क्या होता है, वो आपका जूल होता है, और एन अपॉन टी तो जूल पर मोल इंटू केल्विन, या जूल पर मोल पर केल्विन आप लोग लिखते हैं, ठीक। अपने सिलेबस में भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, हमेशा आपको ये यूज करना है, हमेशा, है ना, हमेशा। अब इसमें देखो, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसको मिटा दो, इसको। इसके डिफरेंट फॉर्म्स ये हैं कि आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़ा था, क्या आप बता सकते हैं क्या था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स n बराबर क्या होता है, मास, या से लिखते हैं ना गिवन मास, है ना, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, या जीएमएम करके लिखते थे आप लोग, है ना, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं, और इसको लिखते हैं कैपिटल M से। आप n की जगह पर ये पुट कर सकते हो, पहला आपका फॉर्म ये है, दूसरा अपने पास फॉर्म यहां से आ सकता है, पी वी बराबर आपका हो जाएगा गिवन मास m अपॉन में m इंटू आर इंटू टी, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। अब आप इसको इधर भेज दो, ये क्या है, p इंटू m इज इक्वल टू m अपॉन में v इंटू आर टी, ये क्या है, मास बाई वॉल्यूम। अब ध्यान से देखना हम गलती क्या करते हैं, क्योंकि ये आप रो तो लिख सकते हो, पर किस कंडीशन में लिखना है ध्यान समझना।
ऊपर जिस बॉडी का मास हो उसी बॉडी का नीचे वॉल्यूम हो। क्या ऊपर उसी बॉडी का मास है, नीचे जिस बॉडी का वॉल्यूम है? तो हाँ, तो आप क्या लिखोगे, Pm बराबर रो इंटू आर टी, जहां पे रो आपका डेंसिटी है और आपको मिलता है डेंसिटी बराबर Pm अपॉन में आर टी। केमिस्ट्री में आपका ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है, एज वेल एज इन फिजिक्स एक आध दो जगह पे यूज हो जाता है। हम लोग याद कैसे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर राज त्रिपाठी है ना, राजा त्रिपाठी जो बोलना बोल दो, डेंसिटी बराबर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर राजा त्रिपाठी। तो ये आपका दूसरा फॉर्म है, ये आपका पहला फॉर्म हुआ करता था। आपने नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर थे गिवन मॉलिक्यूल्स, है ना, ये आप समझ लो, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। देखो आपकी जो गैस होता है वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रोस नंबर। आप सबको अवोगाद्रोस नंबर तो याद ही होगा, तो हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग n लिख लेते हैं, है ना, और ये क्या है, Na अवोगाद्रोस नंबर। ठीक, अब हम यही वाले जो फॉर्मूला है n की वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमको तीसरा वाला फॉर्मूला मिलता है PV बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n अपॉन में Na इंटू R इंटू T। ध्यान दीजिएगा यहाँ वाली चीज पे, आपको R की वैल्यू पता, हाँ सर पता है, Na की वैल्यू पता, हाँ सर पता है, आप दोनों को डिवाइड करोगे, हाँ, तो क्या है, कांस्टेंट नहीं आएगा, हाँ सर, तो करो, आपको क्या मिलेगा, PV बराबर n, मैं इनको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, R अपॉन Na इंटू T। ये जो R अपॉन Na ये तो एक कांस्टेंट है और इसी को हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, तो PV बराबर n और ये हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट Kb इंटू T। यहाँ पे जो आपका Kb है उसकी जो वैल्यू है वो R अपॉन Na है और हम लोग इसे बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसका एक नाम और है, ये आपका गैस कांस्टेंट है एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना, जो आपका R है वो मोल्स के लिए है, पर जो आपका Kb है ये आपका गैस कांस्टेंट तो है ही, पर आगे स्पेसिफाइड है, बताया दिया गया है कि ये गैस कांस्टेंट किसके लिए, फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए है, भाई एक मॉलिक्यूल के लिए ही, एक मॉलिक्यूल का ही क्या है, आपका गैस कांस्टेंट रहता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, आप लोग दिक्कत में मत रहिएगा कि क्या होता है, सवाल में अगर ये लिख के चला है तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है बात, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना, देखो इसकी वैल्यू 8.314 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर -23, और जब आप सॉल्व करते हो तो आता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। ठीक, क्लियर है बात, क्लियर। सर इसका यूनिट क्या होता है, अरे भाई यूनिट निकाल लेना, केवी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन, क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। ठीक, तो आपको ये जो डेटा है वो आपको याद होनी चाहिए। बाकी आपने उसी टाइम पे केमिस्ट्री में प्रेशर के ढेर सारे यूनिट्स पढ़े होंगे कि भाई मिलीमीटर ऑफ एच होता है, बार होता है, टॉर होता है, दो तीन और होता है, हमने भी पढ़ाया था तो हमको याद था, अब तो भाई भूल चुके हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है उसको, और वो सारी चीज़ें भाई हमारे बस की नहीं होती हैं कि याद करके रखना। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो भी बोर्ड पे हैं इनको आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये कभी भी आपके पूछे जा सकते हैं किसी भी फॉर्म में, और यहाँ से भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता हो, और इसके बाद हम लोग आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने के बाद ढेर सारे जो गैस लॉज हैं उनके बारे में भी बात हम लोग करने वाले हैं। प्लीज इसको आप ध्यान से, इस पूरे जो अभी बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लिखा हुआ है आपको याद हो, और ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी मौजूद हो, क्योंकि ये जो डेटा है ना ये आपको सवालों में बहुत मदद करते हैं, और सवालों में नहीं दिया जाता कभी कभार, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम आगे कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं गैस लॉस को पढ़ने से पहले, है ना। मैं कुछ गैस लॉ यहीं से दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो पीवी बराबर एनआरटी है ये सारे गैस लॉ को मिला के ही आया हुआ है, चाहे वो आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा हो, चाहे बॉयल्स लॉ पढ़ा हो, चाहे गैलुसैक लॉ पढ़ा हो, है ना, चाहे आपने अवोगाद्रोस लॉ पढ़ा हो, सारे को मिला के ही आया हुआ है। अब ध्यान समझिएगा,
आप ध्यान से देखो पीवी और इधर तो आपका एन और टी, ये तो है वेरिएबल के टर्म्स में क्या देखो, पी है आपका, वी है, एन है, टी है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसी क्लोज्ड कंटेनर की, किसकी बात करते हैं भाई, हाँ किसी क्लोज्ड कंटेनर की। अब क्लोज्ड कंटेनर में अगर आपने एक बार गैस भर दी तो उसका एन भी तो फिक्स हो गया, अपने लिए एन फिक्स हो जाता है, अभी के लिए एन फिक्स हो गया, तो पी वी टी मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो पहली चीज है, अगर मान लो पहला चीज टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, पीवी बराबर कांस्टेंट, क्या बोलोगे, पीवी बराबर कांस्टेंट, यही तो बोलोगे। और अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो आप ये भी तो बोल सकते हो पी प्रोपोर्शनल टू 1/v, अरे पी प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये चीज बोल सकते हो। और अगर ये चीज आप बोल रहे हो तो आप यहां से एक चीज और बोल दो, P1 V1 बराबर P2 V2। और मैं बताऊं ये आपका कौन सा लॉ है, बताइए गैस लॉज में ये कौन सा लॉ है, पहला लॉ आता है आपका बॉयल्स लॉ, है ना। तो ये आपका कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। भाई हम तो भाई कंफ्यूज हो जाते थे कि ये पीवी बराबर वाला बॉयल्स लॉ है कि गैलिसाइड लॉ है ना, चार्ल्स और बॉयल्स में बहुत कंफ्यूज होता था। दूसरा वाला ध्यान से देखो, अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे पूरी डिटेल में, पर आपको शुरुआत में सिर्फ आपको ग्लिम्स दे रहे हैं। सेकंड वाले की बात करें, अब सेकंड में देखो एक बार हमने P कांस्टेंट कर लेना है, एक बार V कांस्टेंट कर लेना है और एक बार T कांस्टेंट कर लेना है। अब इस बार क्या कांस्टेंट कर लिया हम लोग, है ना, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट कर लेना, हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं, है ना, क्या कर ले, P आपका कांस्टेंट हो जाए, चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। तो यहां पर अगर आपका P कांस्टेंट है, ध्यान से देखना इस फॉर्मूले में P कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू क्या होगा, N R अपॉन P इंटू T, अरे हाँ कि ना, V बराबर एन आर अपॉन पी इंटू टी होगा कि नहीं होगा। अब ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है कांस्टेंट है, तो आपको खुद पता है कि V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और दूसरी चीज आप बोल सकते हो कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, V2 बाई T2, क्लियर। या आप ये भी बोलते हो ना, V बाई T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और इसी को आप क्या बोलते हो, बॉयल्स लॉ हो गया, यही आपका क्या है, चार्ल्स लॉ है ना। यहाँ पर एन भी जोड़ लेते हैं अभी के लिए, तो बस इसमें अभी 3 जोड़ के रखते हैं। फिर अगला लॉ कौन सा है, गैलुसैक लॉ, इनकी स्पेलिंग ही मजेदार है, गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ में देखो आपने टी कांस्टेंट कर लिया, पी कांस्टेंट कर लिया, इस बार वी कांस्टेंट कर लो। आप देखोगे कि भैया गैलुसैक लॉ में आपका V कांस्टेंट है, क्या है, V कांस्टेंट है। आप देखोगे इस फॉर्मूले में P बराबर आपको मिलेगा NR अपॉन V इंटू T। अब आप खुद देखो कि P इज ए प्रोपोर्शनल टू T होता है, और यहां से आपको एक चीज पता चलेगा कि P बाई T जो है वो आपका कांस्टेंट होता है, और एक चीज आपको और दिखेगी P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। तो ये आपका गैलुसैक लॉ हो गया। एक लॉ और आपको बचता है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को भी कंसीडर करते हैं, तो अगर हम लोग सबको कांस्टेंट कर दें, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, तो आपका आता है अवोगाद्रोस लॉ। क्या आता है, अवोगाद्रोस लॉ। आप प्रेशर को देखो, एक कंटेनर एग्जांपल लेते हैं अवोगाद्रोस लॉ का, है ना, अवोगाद्रोस लॉ का, ये आपकी केमिस्ट्री में तो भाई भर के यूज होता है ना, याद है केमिस्ट्री के सवालों में। अगर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने गैस डाल कर रखी है, और कंटेनर का आप प्रेशर भी चेंज कर रहे हो और टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो, यानी कि P और T कांस्टेंट है। आप खुद सोचो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर बढ़ नहीं रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ा या घटा नहीं रहे हो, तो आप खुद सोचो जब मैं इसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डालूंगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लाजमी सी बात है यार। देखो अगर सोचो कम जगह, अगर हमने जगह फिक्स कर दी, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, और उसमें आप एन डाले जा रहे हो, तो भाई प्रेशर तो बढ़ेगा ही। डब्बा फिक्स है, डब्बे में ठूस ठूस के चीजें बढ़ रहे हो, तो भाई प्रेशर तो बढ़ जाएगा। और प्रेशर अगर बढ़ा तो भाई गर्मा गर्मी भी तो बढ़ेगी। सोचो वहां पे किसी आदमी का भाई थोड़ा खिसक लो, वो चिल्लाया यहाँ पे कहाँ रखोगे ऐसे, तो प्रेशर भी टेम्परेचर भी, ये दोनों चीजें क्या होंगी, मतलब कांस्टेंट अगर नहीं है तो फिर भाई माहौल गर्मा सकता है।
लेकिन आपने खुद बोल दिया भाई प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि भाई आए जा रही जगह बढ़ी जा रही, जितना प्रेशर पहले था उतना प्रेशर अभी भी है, नो गर्मा गर्मी, जितना पहले शांति का माहौल था उतना शांति का माहौल भी है। आप ध्यान से देखो कि P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा N के, या आप ऐसा देखो कि आपको मिलेगा V बराबर N RT बाई P। अब आप ब्रैकेट वाले टर्म को फिर देखो, हमने खुद बोला है कि T और P कांस्टेंट है और R तो पहले से कांस्टेंट था। आप खुद देखोगे वॉल्यूम जो होता है वो N के प्रोपोर्शनल होता है, और ये अवगाद्रोस लॉ है, यानी सेम टेम्परेचर पे आप कोई सी भी गैस डाल दो, देखो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, आप कोई सी भी गैस डाल दो वो इक्वल वॉल्यूम ही क्या करेंगी, ऑक्यूपाई करेंगी, सॉरी है ना। चाहे आप हीलियम गैस डाल दो, चाहे आप नियॉन डाल दो, चाहे ऑक्सीजन डाल दो, चाहे हाइड्रोजन डाल दो, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो सब इक्वल प्रेशर और टेम्परेचर पे इक्वल वॉल्यूम ही क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अगर हुए तो। क्लियर है बात, ये आपका अवगाद्रोस लॉ है। आपने केमिस्ट्री में आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वगैरह पढ़ा होगा, भाई वो चीजें वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अब हम इनके बारे में डिटेल्ड बातें करने चल रहे हैं, ठीक है। अपने लिए ये तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पी वी और ये वाला, है ना। वो वाला हमने बस आपको सब्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ा दिया है कि भाई अगर अपना टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम है तो हीलियम का वॉल्यूम भी और हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी सब सेम होता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सेम है तो। इक्वेशन आपको सब बताती है, ठीक है। ठीक, चलिए अब हम इनके बारे में, आपका बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया और गैलुसाई लॉ हो गया, इनके बारे में हम डिटेल बात करते हैं, इनके ग्राफ बना के चेकआउट करते हैं, ठीक। आपने जैसे केमिस्ट्री में किया था, हम लोग यहाँ पे इनकी गैस के बारे में बात करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। चलिए अब हम इनके ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है वो कैसा है उसके बारे में हम लोग, और याद रखिएगा ग्राफ से क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, जब पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे ग्राफ कौन सा बनता है, देखो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनेगा। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ, ये P हो गया, ये V हो गया, और आप यार V तो ढंग से बनता नहीं, V हो गया, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है। अब मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर PV बराबर कांस्टेंट है या XY बराबर कांस्टेंट है तो XY का ग्राफ कैसा बनता है, बोलिए। तो आपको इसका ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे करके, ठीक। ये पहली चीज है ग्राफ के ऊपर आपको जो याद रखनी है। दूसरी जो यहां से अब सवाल वाला क्वेश्चन आ गया कि भाई अगर मान लो आपको एक नहीं दो ग्राफ मिल जाए, पीवी, एक ग्राफ आपको ये मिल जाए और एक ग्राफ आपको ये मिल जाए, तब क्या करोगे सर, तब क्या करना है, अब करना क्या सवाल बताते हैं, वापस यहाँ पे आओ सर आगे। अब ध्यान से समझना कि प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है आपको किसी भी टाइम पे, जैसे यहाँ पे प्रेशर मान लो P है, मतलब P1 मान लो, तो इस टाइम पे आपको वो वॉल्यूम दे दे रहा है कि भाई अगर प्रेशर कितना रहेगा, अगर आपने प्रेशर को और कुछ किया, प्रेशर P2 कर दिया, आपको वो वॉल्यूम देखो V2 दे दे रहा है, ठीक है। आप खुद देखो कि भाई मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर घटा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, बात तो समझ आ रही थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में यहां से लेकर यहां तक की प्रोसेस में, यहां से लेकर के यहां तक की प्रोसेस में आपका टेम्परेचर T कांस्टेंट होता है, और जब भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसे बोलते हैं आइसोथर्मल, क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। और अगर इस प्रोसेस का कुछ नाम होता जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक। अब मैं बोलूं कि ये वाला जो ग्राफ है ये T1 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है और ये वाला ग्राफ T2 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है। आप मुझे T1 और T2 में रिलेशन बताओ तो कैसे करेंगे, तो हम कैसे करें, सोचता हूं। देखो आप मान लो कि एक किसी प्रेशर को पकड़ लो, यहाँ पे आपका प्रेशर पे, देखो मैं ये रीड करना सिखा रहा हूँ, सीखो आप इसको भी। इस प्रेशर पे आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, अब खुद सोचो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे एक वॉल्यूम आएगा, तो इस लाइन पे एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, इसकी रिगार्डिंग एक वॉल्यूम मान लो V2 आया और इसकी रिगार्डिंग एक वॉल्यूम V1 आया। आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, आपने क्या कर दिया है, प्रेशर कांस्टेंट। आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप सीधे PV बराबर nRT पे जाओ, आपने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे ही, आपको खुद पता चल रहा है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, राइट। फिर से समझो कि हमने इस ग्राफ को, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको सारे के सारे लॉज बता दिए। भाई इसमें इस वाले ग्राफ को देखो,
इस वाले डेटा को अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट कर दिया, आपका वॉल्यूम तो डिफरेंट है, टेम्परेचर भी अलग है, तो बताओ कौन सा लॉ यहाँ पे आएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू T वाला है ना, कि भाई वॉल्यूम आपका टेम्परेचर पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि V1 की वैल्यू कम है, V2 की वैल्यू ज्यादा है, हम लोग ये डायरेक्टली बोल देंगे, तो T1 की वैल्यू कम होगी, T2 की वैल्यू ज्यादा होगी। कैसे भाई, चार्ल्स लॉ से कि भाई V1 V इज प्रोपोर्शनल टू T होता है। कहां से लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं बाई चार्ल्स लॉ से। इज दैट क्लियर? हमने ग्राफ का ऐसे रीड किया, क्या आपको बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट? आप मुझे बताएं भाई, यहां तक कोई डाउट? ये आपका दूसरा वाला सवाल है। अब देखो तीसरा टाइप का जो ग्राफ आपको मिल सकता है वो क्या है, वो आपका प्रेशर इंटू 1/V है। ये प्रेशर हो गया और यहाँ पे 1/V हो गया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे आपको कौन सा ग्राफ देखने को मिलेगा, उस ग्राफ का नाम क्या हो, बताइए आपको यहाँ पे कौन सा ग्राफ देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको ग्राफ P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो यहाँ पे ध्यान से देखो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V में आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि y और x दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को कुछ ना कुछ स्लोप होगा, यहाँ से आपको रीड करना है भाई इस ग्राफ का कुछ स्लोप होगा। ग्राफ का स्लोप क्या होगा, आप इक्वेशन क्या हो, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन जो देखने को मिलेगी वो होगा P बराबर nRT इंटू 1/V। अब आप इसे कंपेयर करो y बराबर mx से, है ना, यहाँ पे आप इसे कंपेयर करो y बराबर mx से। x की जगह पे क्या है 1/V है, y की जगह पे क्या है P है, m की जगह पे क्या होगा nRT होगा। m क्या होता था, आपका स्लोप हुआ करता था, याद है सर? भूल गया मैं सब कुछ, याद रहा ना अब कुछ? अब मैं क्या करूं, मैं रिवाइज करो, भूल गए हो तो यहाँ पे आप कुछ सोचो, जो आपका स्लोप है m वो आपका nRT के बराबर है। अब यहां से भी आपको डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, वो सवाल ऐसे दो ग्राफ दे देगा, फिर आपको उसको स्टडी करना होगा, है ना। कैसे, जैसे एक आपको ग्राफ ऐसे P और 1/V का ऐसे दे दे, एक ग्राफ ये दे दे, एक ग्राफ ये दे दे, बोले कि हमने इसे T1 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया है, इसे T2 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया है, आप T1 और T2 में रिलेशन बता दो, तो क्या आप बता सकते हो, बताइए? तो आपको बताना बड़ा आसान है। आप सोचो कि T2 का स्लोप कम है और T1 का स्लोप ज्यादा है, आप देख रहे हो कि भाई स्लोप 1 या tan थीटा 1 वो ज्यादा है tan थीटा 2 के। भाई स्लोप किसके बराबर था, nRT के बराबर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, nRT1 इज ग्रेटर देन nRT2, nR से nR कैंसिल करोगे तो T1 इज ग्रेटर देन T2, आपको मिल गया। क्या आपको रिलेशन नहीं मिल गया? जी सर मिल गया। तो ये आपको दूसरे टाइप का सवाल था, ये आप चौथा ग्राफ से बना के नोट करिए। तो ये आपके ग्राफिकल प्रॉब्लम्स थे जो आपको मिल सकते हैं। ऊपर बढ़िया से मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग ग्राफिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और ग्राफ जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, लोड हो गया। चलिए अब हम अगले ग्राफ की बात करते हैं, जो कि आपका चार्ल्स लॉ से बनता है ग्राफिकल प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक ग्राफ से आपको चार प्रॉब्लम बताए, है ना, चार का दो टाइप के प्रॉब्लम बताए। पहला जो प्रॉब्लम थे वो आपसे सिर्फ ग्राफ पूछ सकता है। देखो पहला वाला आपको पीवी ग्राफ पूछ सकता है, दूसरे में पी वी ग्राफ से रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, टेम्परेचर रिलेटेड। फिर तीसरे में आपको पी और 1/V का ग्राफ पूछ सकता है, चौथे में पी और 1/V से सवाल पूछ सकता है। अब आता है चार्ल्स लॉ का ग्राफ। चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ उन्होंने बोला था कि भाई V बराबर होता है सम कांस्टेंट K इनटू टेम्परेचर, और जब आपका टेम्परेचर है वो केल्विन में होता है। तो आपका जो कांस्टेंट था वो क्या था, nR/P इनटू T, याद रखिएगा, ठीक ठीक है। ये अब यहाँ पे ग्राफ देखो, तो y बराबर mx, आपको VT ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, V और जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो अगर केल्विन में है तब आपका ग्राफ कैसे होगा। आप खुद देखो, बताए थे टेम्परेचर जब 0 होगा
0 केल्विन, तब आपका वॉल्यूम 0 होगा, तो आपका ग्राफ यहाँ पे ऐसे जाएगा। और ये जो आपका स्लोप है, ध्यान दो, ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपका NR/P के बराबर है। अब आप यहाँ जो स्लोप से देखो, सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पून फीडिंग कर दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगा। अब इसका उल्टा सोचिएगा, अगर स्लोप कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर स्लोप ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। जैसे यहीं पे मैं एक सवाल बना के दे देता हूँ, आप याद रखिएगा। ये आपका पहला वाला सवाल था, ये दूसरे टाइप का सवाल यहाँ से बन सकता है कि ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका टेम्परेचर केल्विन में है। एक मैं आपको ग्राफ ऐसे दे दूं, एक ग्राफ ऐसे दे दूं, ये वाला P1 पे बना है, ये वाला P2 पे बना है। आपको P1 और P2 में रिलेशन बताना है। आप खुद देखो कि भाई इस वाली लाइन का स्लोप कम है और इस वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है। स्लोप कम तो प्रेशर ज्यादा। आप खुद देख रहे हो कि M1 का स्लोप कम है, M2 का स्लोप ज्यादा है, और स्लोप इसके बराबर होता है NR/P1 के। अब लिखोगे NR/P1 is less than NR/P2। NR से NR कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको मिल रहा है 1/P1 is less than 1/P2, और करके आप लिखोगे P2 is लेस देन P1। क्लियर भाई? मैथमेटिक्स आती है तो ऐसे समझ लो, नहीं तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है। ठीक, तीसरी चीज जो मुझे आपको समझानी है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आप गलती करके आते हो। गलती करने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे ये वाला ग्राफ रट लेंगे, लेकिन ये ध्यान देंगे कि टेम्परेचर केल्विन पे था। अब यहाँ पे अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए वॉल्यूम और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो आपका ग्राफ ऐसा नहीं होगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि टेम्परेचर 0 पे वॉल्यूम नहीं 0 होगा। इस बार टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वॉल्यूम होगा कुछ 0 कहां पे होगा, और इसके नीचे नहीं जाता है ना, इसके नीचे नहीं जाता है। ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये गलती मत करिएगा, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं, आपको तीनों को नोट करके रखना है। ठीक है, फिर हम अगले बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बाद हम लोग गैल्वसैग लॉ के बारे में। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गैल्वसैग लॉ की। गैल्वसैग लॉ क्या था, फटाफट आप रिवाइज कर लो। आपको जितनी भी चीजें बताई गई थी सब एक बार कॉपी में देख लो, ताकि साथ में हम लोग करें। तीसरा, गैल्वसैग लॉ। गैल्वसैग लॉ, गैल्वसैग लॉ में क्या होता है, आपने खुद पढ़ा था कि आपका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या था आपका, जो आपका कांस्टेंट था वो था NR/V इंटू T। अब आप मुझे बताओ P और T का ग्राफ कैसा बनेगा, तो फिर से आप ध्यान से देखोगे तो P और T का जो ग्राफ बन रहा है वो आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगेन हम लोग टेम्परेचर अगर केल्विन में लें तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर अगर केल्विन में नहीं हुआ तो भाई ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। और अगेन सेम आपका चार्ल्स लॉ के समान है, यहाँ पे आपका एंगल अगर थीटा है तो जो आपका स्लोप m बराबर होगा वो आपका NR/V होगा। कोई डाउट भाई? स्लोप y बराबर से रिलेट कर लो। अब आपको खुद सोचो कि अगर स्लोप ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो स्लोप ज्यादा होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, स्लोप कम वॉल्यूम ज्यादा, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम। तो ऐसे आपको फिर से ये सवाल वही रिपीट टेलीकास्ट। ये आपका प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर पे एक वॉल्यूम पे ये बना है, एक वॉल्यूम पे ये बना हुआ है। आपसे पूछे मतलब V1 और V2 में रिलेशन क्या है, आप बोलोगे हमको दिख रहा है कि M1 की वैल्यू कम है और M2 की वैल्यू ज्यादा है, और हमारे गुरुजी ने हमको बताया था कि M कम तो वॉल्यूम ज्यादा, तो भाई ये वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये आपका V1 और V2 में रिलेशन है। याद रखिएगा ये ग्राफ तभी बनेगा जब टेम्परेचर आपका केल्विन में हो। ठीक, इज दैट क्लियर? क्लियर? चलिए यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है तो अब हम लोग आगे ग्राफ कन्वर्जन वाले सवाल पे चलते हैं, जो इससे एक लेवल और ऊपर है। अगर आप वो चीज सीख चुके हो तो समझ लीजिए उसके ऊपर सवाल आए हुए हैं, और आगे वो चीज थर्मोडायनेमिक्स में वापस से आने वाली है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग ग्राफ कन्वर्जन की बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लें।
चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सर हमें नहीं होगा, हमें नहीं पता है। ध्यान से देखिए, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ ट्राई नहीं करना, फिर मैं सिखा रहा हूँ यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, गलती से मेरे मुंह से निकल के ट्राई कर लो। ये सवाल अभी आपके लिए नया है, पर आप सीखिए। आपको इस ग्राफ को पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, दूसरा वीडी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। मतलब ए बी सी प्रोसेस है, तो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए वाला। अब हमें देखो अलग अलग ग्राफ को पढ़ा था अलग अलग। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे देखो ग्राफ एक साथ तीनों आ चुके होंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं, लेकिन तीनों आ चुके होंगे या चारों आ चुके होंगे। हमने जो 4 लॉ पढ़े उन्हीं लॉ से हम लोग मिला के ये सारी चीजें करने वाले हैं। 4 लॉ ने सिर्फ 3 ही आया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब पी टी हमको ग्राफ देकर रखा है और हमको पहला बनाना है पी वी ग्राफ। अब किसी एक को पकड़ो, ए पॉइंट को मान लो पकड़ लिया। ए पॉइंट पे ध्यान से देखो, ए पॉइंट पे कुछ प्रेशर है और कुछ टेम्परेचर है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ए पे कुछ प्रेशर है, मान लेते हैं ए पे जो प्रेशर है वो पी ए, ऐसा रहने तो अभी गंदा करने के लिए ऐसा रह देते हैं। ठीक है, अगर हम पहले ए से बी तक की बात करें, ए से बी प्रोसेस, पहले जो प्रोसेस है ए से बी वाली जो है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। ए से बी वाले प्रोसेस में हम ये जान रहे हैं कि आपका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो आप पहली चीज निकाल रहे हो वो ये है कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे अगर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमको पता है ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपका वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। पहली चीज ए से बी में हमने पहली चीज समझी कि भाई ए से बी वाले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर ए वाला, ध्यान से समझना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा। मान लेते हैं ए पर अगर वॉल्यूम आपका कुछ ये है, सीधी लाइन है, नहीं सीधी नहीं है, मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये ए है तो जो प्रेशर ए का होगा वही प्रेशर क्या होगा, बी का होगा। भाई लाइन सीधी बनाना, लाइन सीधी नहीं बन रही है, ठीक है, मुझे नहीं पता है लेकिन ये चीज है। सॉरी, अब ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो, मेरे फिगर को मत ध्यान से देखना, है ना, लाइन क्लियर टेढ़ी बन जाती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जो वॉल्यूम ए पर होगा वही वॉल्यूम बी का होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो भाई बी ए बराबर बी होगा, जो लिख दिया है। अब प्रेशर की बात करें तो ए पर प्रेशर अगर पी ए है तो भाई बी पर प्रेशर कितना है, बी पर प्रेशर आपका पी बी है, देखो, और पी बी ज्यादा है पी ए कम है। आपने ये चीज बोली कि सर पी बी ज्यादा है पी ए कम है, यानी आपको बोल रहे हो कि सर ये जो प्रेशर वाला ए वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा पी ए और बी वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं जाएगा पी बी। तो भाई ये दोनों सेम लाइन पर लाई करेंगे। हमने बोला कि ये रहा आपका गोलाई, आपका गोलाई ये था। अब इसको हमने बोल दिया ए है और इसको बोल दिया हमने बी। क्या आपको ये बात समझ आई? फिर से सुनो, ए से बी आप गए, ए से बी में आपने देखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और आपने ये चीज पढ़ी थी कि अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। भाई इसी को आपने क्या बोला था, गैलुसैक लॉ बोला था, याद है? गैलुसैक लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, गैलुसैक लॉ। ठीक, हमने बोला कि ए पर प्रेशर कम है बी पर प्रेशर ज्यादा। सर आपने कैसे बोल दिया? मैंने बोला ग्राफ देखो, ए वाला जो प्रेशर है वो यहाँ पे है और बी वाला प्रेशर यहाँ पे है, और ऊपर जाते तो ग्राफ में वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए ए पर प्रेशर ज्यादा है, सॉरी कम है, और बी पर प्रेशर ज्यादा है। अब इसलिए पॉइंट बी को ऊपर रखा, पॉइंट ए को नीचे। सर आपने ए और बी को सेम लाइन पे क्यों ड्रॉ किया? अरे मर्दवा, ए और बी पर प्रेशर आपका बराबर नहीं है, तो वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम बराबर, तो अगर ए का वॉल्यूम बी है तो बी का भी वॉल्यूम बी होना चाहिए, और अगर बी यहाँ पे है तो दोनों को सेम लाइन पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो मैंने बोला हाँ सर। तो क्या मैंने ये ग्राफ सही बनाया? क्या तुम्हें समझ आया? मैं वो कैसे बोलूं तुमको आया कि नहीं आया, मतलब तुम बोलो। बी से सी की अगर बात करें, ध्यान से देखना अगला, ऐसे तो टुकड़ों में तोड़ दो। बी से सी की बात करो जल्दी से। बी से सी पे आपको क्या दिख रहा है? सर हमको दिख रहा है कोई स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में ऐसा एरो बना हुआ है, ठीक, हमें भी वही दिख रहा है।
बी से सी पे अगर बात करें तो आप खुद देख रहे हो कि टेम्परेचर घट रहा है, बी पर टेम्परेचर ज्यादा है, सी पर टेम्परेचर कम है। तो आपने पहली चीज जो नोटिस की होगी, ये दूसरी चीज हमने नोटिस की थी और ये तीसरी चीज नोटिस की थी। जो आप पहली चीज नोटिस कर रहे हो वो ये है ए पे, इस वाली लाइन पे, कि टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। और आप ये बोल रहे हो कि टेम्परेचर बी का ज्यादा है और सी का टेम्परेचर कम है। हमने बोला ठीक, हमने बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा चीज ये नोटिस कर रहे हो कि बी से सी वाले प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, जो प्रेशर बी का है वही प्रेशर आपका सी का है, जो प्रेशर आपका बी का है वही प्रेशर सी का है। यानी आप ये बोल रहे हो कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अब आप खुद बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घटा रहे हो तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा? सर हमें नहीं समझ आ रहा है। तो सीधे लिखो पीवी बराबर एनआरटी, सी से आप इन दो डेटा से मिला के आप सीधे लिखो पीवी बराबर एनआरटी। आप बोल रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घटा रहे हो तो टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। सेम चीज V प्रोपोर्शनल टू T होता है। आप इसमें एक डेटा और निकालोगे, डी वाला डेटा, कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। और आप खुद बोल रहे हो अगर टेम्परेचर एट B ज्यादा है और टेम्परेचर एट C कम है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ B ज्यादा होगा और वॉल्यूम ऑफ C कम होगा। इतना डेटा निकालिए, अब ग्राफ में उनको प्लॉट करना है। पहली चीज हमें यह पता चला कि A का वॉल्यूम B का वॉल्यूम ज्यादा है और C का वॉल्यूम कम है। B का वॉल्यूम ज्यादा है तो C वाला पॉइंट इसके इधर होगा या तो इधर होगा। अब इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर अगर C वाला पॉइंट डालेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो हमको C वाला पॉइंट इधर ही कहीं डालना पड़ेगा। अब B से C आ रहा है सर, स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? आप कुछ सोचो, पीवी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, पीवी ग्राफ में आप टेम्परेचर को प्रेशर कांस्टेंट है, आपका ये स्ट्रेट लाइन तो रहेगा। आपने खुद बोला कि जो प्रेशर P का है B का है वही प्रेशर C का है, तो B का प्रेशर अगर यहाँ पे आ रहा है तो C का भी प्रेशर यहाँ पे आएगा और C वाला पॉइंट यहाँ बन गया। ठीक है, हम A से B गए और B से C गए और हमने ये बोल दिया। अब B से A आओ, जरा C से A, अब जरा C से A आओ, मैं इस पूरे को हटा रहा हूं, आपको समझना है ये सारी चीजें क्योंकि ये सवाल बनते हैं भाई। हो गया, चलो। अब अगर C से A की बात करें तो C से A में आप खुद देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है। C से A की बात करें तो आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आइसोथर्म है। और टेम्परेचर कहां पे कांस्टेंट हुआ करता था बच्चा? बॉयल्स लॉ की चार्ल्स लॉ, है ना? तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और आप खुद देख रहे हो कि प्रेशर एट सी ज्यादा है और प्रेशर एट ए कम है। और आपने ये पढ़ के रखा था कि पी वी बराबर कांस्टेंट होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर ए का प्रेशर कम है तो ए पर वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बी पर या सी पर वॉल्यूम कम होगा, आपका ये हो जाएगा। और आइसोथर्म का ग्राफ कैसे बनता है भाई? ऐसे ही तो आता है। याद आया कुछ? ये आपका आइसोथर्म वाला प्रोसेस है। हमने ऐसे ही इस ग्राफ को इसमें कन्वर्ट किया। आप फटाक से वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि मैंने कैसे किया। देखो हमने सिर्फ टुकड़ों में तोड़ा, ए से बी में देखा क्या क्या हो रहा है, बी से सी में देखा क्या क्या हो रहा है, सी से ए में हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली बोल रहा था भाई इस बार ऐसे मत करियो, ऐसे करो। अब इसको नहीं समझ आया सी से ए में हमने इसे ऐसे क्यों ड्रॉ किया, तो वो याद करे पीवी ग्राफ तो ऐसे ही बनता था यार। पीवी ग्राफ कभी टेढ़ा बना है आइसोथर्म के केस में? यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था वरना यहां भी ऐसे बनता, यहां से यहां भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था वरना ऐसे ही बनता। समझे ना? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब इसको एक आध बार आप प्रैक्टिस करोगे, अभी हम आपको सिखा रहे हैं। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब हम
आगे बात करते हैं, इसी ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं बीटी ग्राफ में। देखो अब आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो बीटी ग्राफ में, दोनों। देखो आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया, अब आप इसको बीटी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग बेसिक से ही चलते हैं, बीटी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सेम तरीके से करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम लोग, एनालिसिस को मिटा के बार बार लिखेंगे। तो बीटी ग्राफ फटाफट बनाओ। ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर हम लोग केल्विन में ले रहे हैं। ए से बी जाओ, ए से बी जाने पे आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम ए से बी की बात करें ना, ए से बी वाले प्रोसेस की, तो ए से बी में आप देख रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और आप खुद बताओ, अगर ए से बी में आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है, ए से बी पे, जल्दी बताना। ए से बी पे अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, अच्छा एक चीज और समझना, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। आप खुद बोलते हो ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और आपने खुद यहाँ पे मुझे बोला था कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम ए का है वही वॉल्यूम बी का है, यानी वो सेम लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि ए का वॉल्यूम बी का वॉल्यूम बराबर है, पर टेम्परेचर ए का कम है, ए का टेम्परेचर कम है और बी का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी ए वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा और बी वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो ध्यान दो, हम लोग इसे बीच में बना लेते हैं। ये ए पॉइंट रहा, ए पॉइंट क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि ए पर टेम्परेचर कम है और बी पर टेम्परेचर ज्यादा है, और ए और बी का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों सेम लाइन पे लाई करेंगे। हमने सेम लाइन पे लाई करा दिया, ये ए से बी हो गया, ठीक है। अब आ जाओ बी से सी पे। अगर हम बात करें बी से सी की, तो बी से सी पे आप क्या देख रहे हो, बी से सी पे जो हमने पहली नजर डाली वो देखा कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। और आपने खुद पढ़ा था कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट लाइन ही आएगी। आपको टेम्परेचर घटाना है ना, टेम्परेचर घटाना तो मतलब आपका ग्राफ वापस आएगा, टेम्परेचर वॉल्यूम आपका घटेगा। ध्यान समझिए कि आपने बोला प्रेशर कांस्टेंट है बी से सी में, बी से सी में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, पर आप ध्यान से देखो बी से सी में आपका टेम्परेचर घट रहा है। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो आपका वॉल्यूम भी घटेगा। और ये आपको घटाना कैसे, स्ट्रेट लाइन की मदद से घटाना है, कर्व वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर पॉइंट भी यहाँ है तो टेम्परेचर घटेगा। ध्यान से समझना, टेम्परेचर ऑफ बी ज्यादा है टेम्परेचर एट सी की कंपेरिजन में, तो बी पॉइंट अगर यहाँ है तो सी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अब वो नीचे भी आ सकता है, नहीं आ सकता, देखते हैं, ठीक है। तो जो बी और सी का जो लाइन है वो कुछ ऐसे होगा, बी और सी का लाइन कुछ ऐसे लंबा सा बना लेते हैं। सर ए के पीछे भी जा सकता है, हाँ भाई जा सकता है, हमें नहीं पता कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं, ये लाइन ऐसे भी आ सकती है। तो हमने ये बना दिया कि ये आपका बी से सी वाली लाइन है। अब सी कहाँ पे लाई करेगा वो देखते हैं, ठीक, सी कहाँ लाई करेगा वो देखते हैं। इसे मिटा के हम लोग बी से सी वाला, सॉरी सी से ए वाला बनाते हैं। तो तीसरा अपने पास आ रहा है सी से ए वाला। तो सी से ए में अगर हम ध्यान से देखें तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर आपका वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है सी से ए, इसका मतलब अभी सी बात है, अगर सी से ए पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, तो जो टीसी है वही टीए है, यानी यही जो आपका लाइन है इसी पे आपका सी वाला पॉइंट आएगा, यानी पीछे नहीं लेके जाना है। मिटा देते हैं, देखो आ चुका है। अब हम आगे बात करते हैं कि लाइन कैसी होगी, टीसी बराबर टीए हो चुका है। अब दूसरी चीज हमको समझ में आ रही है कि प्रेशर एट सी, ध्यान से देखो जो आपको पता चल रहा है, प्रेशर एट सी ज्यादा है प्रेशर एट ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वॉल्यूम एट सी कम होगा, वॉल्यूम एट ए ज्यादा होगा। तो अब ऑब्वियसली बात है ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और ध्यान से देखो, अगर हम इसको ऐसे मिला दें सी से ए के कंपैरिजन, सी से ए, तो हमें मिल रहा है कि वॉल्यूम एट सी कम है और ए पर ज्यादा है। प्रेशर एट सी हमने यहां से देखा कि भाई कम है,
और ए पर प्रेशर कम है और सी पर प्रेशर ज्यादा है, ए पर प्रेशर कम है और सी पर प्रेशर ज्यादा है, हमने सेम चीज देखी। और मैं ये भी चीज पाया कि टी पर जो ए पर टेम्परेचर है वही सी पर टेम्परेचर है। तो हमने सारी एनालिसिस की, ये आपका वीटी ग्राफ हो गया है। आपको इस ग्राफ को इसमें कन्वर्ट करना समझ आया होगा और इसमें भी समझ आया होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ बातों को लेके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।